गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं पवन सर GS 2020 क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों तक वीडियो मैं नहीं बना पाया। आज फिर से मैं जीव विज्ञान के चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए लाया हूं, जिसमें से रक्त परिसंचरण तंत्र के विषय में आज चर्चा करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो किसी भी जीव के शारीरिक संरचना से संबंधित होता है, जिसमें से चलिए हम देखते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये एक ऐसा तंत्र होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से पदार्थों का, मटेरियल्स का पूरे शरीर में परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इस परिवहन के माध्यम से विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज, ग्लूकोज, हार्मोन्स और रक्त, ये सभी तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर में परिवहन करते हैं। ये परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही ऐसा संभव हो पाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ये मुख्य रूप से 4 इसके अवयव होते हैं। इसमें से रक्त होता है और रक्त नलिकाएं होती हैं। इसके बाद हृदय होता है और लसिका होता है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम्स हार्वे एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है और इस तंत्र के अंतर्गत पूरे शरीर में पदार्थों का परिवहन होता है। जीव जंतु 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। कशेरुकी, इसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। और एक होता है अकशेरुकी, जिसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये 2 प्रकार के जंतु होते हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी। जो कशेरुकी होते हैं उनमें बैकबोन उपस्थित होती है। कशेरुक दंड जिसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी, वो उपस्थित होती है। ऐसे जंतुओं को कशेरुकी जंतु कहते हैं। और अकशेरुकी जंतु वो जंतु होते हैं जिनमें बैकबोन या फिर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, अकशेरुकी जंतु होते हैं। ये निम्न कोटि के जंतु होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो होते हैं, और कशेरुकी बड़े होते हैं। उदाहरण में हम आपको बताते हैं। अगर कशेरुकी की बात की जाए तो मनुष्य या फिर सभी स्तनधारी, मत्स्य, मेढक, सरीसृप, पक्षी, ये सभी कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। और अकशेरुकी में निम्न कोट के जंतु होते हैं, जैसे केंचुआ, मच्छर आदि अकशेरुकी में होते हैं। ये हाँ, कशेरुकी और अकशेरुकी की चर्चा इसलिए किए हैं क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं, जैसे हम आपको लिखे हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र।
अर्थात ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन ब्लड सर्कुलेटिव सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें रक्त बिना किसी नली के माध्यम से बहता है। ऐसा सिस्टम, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें बिना नली के, नलियां नहीं होती हैं, धमनी और शिराएं इसमें नहीं होती हैं, और जिस जंतु के शरीर में धमनी और शिराएं ना हो तो उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। उसमें रक्त जो है खुला, ओपन होकर के बहता है। और ऐसे जीव जंतु अकशेरुकी के अंतर्गत आते हैं। निम्न कोटि के जीव जंतु होते हैं जिसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होने की वजह से ये जंतुओं का रक्त डायरेक्ट उनके शरीर से जुड़ा होता है ऐसे। और अगर इनके शरीर में बाहर से किसी प्रकार का विषैला पदार्थ पड़ जाता है तो ये जंतु मर जाते हैं। जैसे आपको हम बता दें, मधुमक्खी को आप ले लीजिए। मधुमक्खी या फिर बर्रे, इनको आप देखेंगे, या फिर आप केचुआ को ले लीजिए। ये ऐसे जंतु हैं, यदि इनके ऊपर किसी प्रकार का विषैला पदार्थ छोड़ दिया जाए तो ये ऑन स्पॉट इनकी मौत हो जाती है। इसलिए क्योंकि इनका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, जिससे इनके ऊपर अगर किसी प्रकार का पॉइजन डाल दिया जाए तो ये पॉइजन डायरेक्ट इनके ब्लड के संपर्क में आ जाता है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे जंतु जिनके शरीर में धमनी और शिराएं ना हो, रक्त खुला पूरे शरीर में कोशिकाओं के माध्यम से बहता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र वाले जंतु माने जाते हैं। और अगर यदि मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य बंद रक्त परिसंचरण तंत्र वाला जंतु है, क्लोज होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मानव या फिर कशेरुकी जंतु। सभी कशेरुकी, जितने भी कशेरुकी होते हैं उनमें धमनी और शिराएं पाई जाती हैं। तो ऐसे जंतु जिसमें धमनी और शिराएं पाई जाएं वो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र वाले होते हैं। इसमें रक्त जो होता है धमनी और शिराओं के माध्यम से बहता है, और इसलिए इनमें ऊपर से किसी प्रकार का पॉइजन डाला जाए तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के विषय में आप लोग भली बात समझ गए होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम्स हार्वे ने की है। तो हम इसमें मानव की बात करते हैं। तो मानव में अगर देखा जाए तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ये अवयव प्रमुख होते हैं, जिसमें ब्लड होता है, रक्त नलिकाएं होती हैं, एक छोटा सा हृदय होता है लगभग 300 ग्राम का, और लसिका तंत्र होता है। ये मुख्य होता है रक्त परिसंचरण तंत्र के। चलते हैं हम अब बारी बारी से इनकी चर्चा करते हैं। इसमें से सबसे पहले हम ब्लड के विषय में जानेंगे कि ब्लड होता क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ब्लड की बात की जाए तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, तो ब्लड भी एक प्रकार का कोशिकाओं का समूह होता है। कि ब्लड देखा जाए तो ब्लड की बात की जाए तो तरल संयोजी ऊतक होता है। मनुष्य में अगर ब्लड की बात की जाए तो ये लगभग 5 से 6 लीटर तक मनुष्य में इसकी मात्रा होती है, एक स्वस्थ मनुष्य में। और अगर शरीर के भार के अनुसार देखा जाए तो लगभग 7% रक्त मानव शरीर में होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। और ब्लड
के माध्यम से ही जो भी फूड मटेरियल हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर शरीर में जो हार्मोन्स का निर्माण होता है, विटामिन्स होते हैं, फैट, वसा, मिनरल्स, जो भी मटेरियल्स है, ब्लड के माध्यम से ही शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसलिए परिसंचरण तंत्र में ब्लड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि हम बीमार पड़ते हैं, हमको इंजेक्शन के रूप में दवा लेनी पड़ती है या फिर टेबलेट के रूप में जो हम दवा यूज करते हैं, वो हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से घुल करके ब्लड के माध्यम से ही शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए होता है। तो ब्लड की बात की जाए तो ब्लड एक तरह से उजीवतक होता है। ब्लड के भाग की बात की जाए तो ब्लड मुख्य रूप से दो भागों का बना होता है। एक को हम कहते हैं प्लाज्मा होता है, जिसको हम सीरम भी कह सकते हैं, और दूसरा भाग इसका होता है रक्त कणिकाएं रक्त कणिकाएं, ब्लड वेसल्स। ब्लड कार्पल्स और प्लाज्मा, ये ब्लड के पार्ट हैं। अब देखिए, प्लाज्मा की बात की जाए तो पूरे ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। और रक्त कणिकाओं की बात की जाए तो लगभग 40 से 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। अब देखिए, प्लाज्मा जो होता है वो रक्त कणिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। प्लाज्मा रक्त कणिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और प्लाज्मा एक प्रकार का निर्जीव मटेरियल होता है, निर्जीव पदार्थ होता है। प्लाज्मा क्या है? एक प्रकार का निर्जीव पदार्थ है, जिसमें प्लाज्मा की बात की जाए तो प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जल होता है। प्लाज्मा की बात की जाए तो 90 से 92% जल होता है और इसके अलावा 8 से 10% जो होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आया कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, हम आपको प्लाज्मा के विषय में बता रहे हैं। प्लाज्मा एक प्रकार का निर्जीव मटेरियल्स होता है जो रक्त में होता है। रक्त की कणिकाओं को ये सुरक्षा प्रदान करता है, उनको फलने फूलने देता है और उनको तैरने देता है, उनकी सेफ्टी करता है। प्लाज्मा जो होता है उसमें 90 से 92% तक जल होता है, 8 से 10% तक कार्बनिक और अकार्बनिक मटेरियल्स प्लाज्मा में होता है। तो कार्बनिक मटेरियल्स के अंतर्गत अगर देखा जाए कार्बनिक मटेरियल्स क्या होते हैं तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ये सब जो कार्बनिक मटेरियल्स होते हैं। अकार्बनिक मटेरियल्स में देखा जाए जैसे खनिज तत्व होते हैं, इसमें हार्मोन्स भी होंगे। तो इस प्रकार से जो होते हैं लवण, ये अकार्बनिक तत्व हैं और ये प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, हार्मोन्स ये कार्बनिक तत्व हैं। ये सब हमारे प्लाज्मा में घुले होते हैं। तो प्लाज्मा से मुख्य रूप से यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना % भाग होता है। तो 55 से 60% भाग होता है। एक निर्जीव पदार्थ होता है, इसमें जल की मात्रा इतना होती है
और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ ये होता है। प्लाज्मा ही पूरे रक्त की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब रक्त कणिकाओं के विषय में चर्चा करते हैं। रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। आप लोग भली भांति जानते होंगे रक्त कणिकाएं जो हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी अगर देखा जाए तो रेड ब्लड कार्पल्स इसे कहते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका और है जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो इसे कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स ये 3 प्रकार की ब्लड कार्पल्स होती हैं जो हमारे ब्लड में गोले होते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि पूरे रक्त में 40 से 45% तक ये कोशिकाएं होती हैं। अब इनको हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स की बात की जाए तो देखिए ये उभयावतला आकार की कोशिकाएं हैं। आरबीसी ये उभयावतला आकार की सेल हैं। बाइकनकेव जिसे कहते हैं, बाइकनकेव शेप की ये सेल्स होती हैं। आरबीसी केंद्रक नहीं होता, इनमें केंद्रक नहीं होता, इनमें केंद्रक अब्सेंट होता है। लेकिन कुछ अपवाद है जिनके आरबीसी में केंद्रक भी होता है। ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद के स्वरूप में देखा जाए तो ऊंट और लामा, एक प्रकार के हिरण की प्रजाति है लामा, ये ऐसे कशेरुकी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऊंट और लामा ऐसे कशेरुकी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक होता है, वैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो आरबीसी अगर इनके निर्माण की बात की जाए, निर्माण इनका होता है रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। ये हमारे अस्थि मज्जा हमारे बोन्स के आंतरिक भाग में पाया जाता है। यहीं पर आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन
एक चीज और आपको याद रखना है, आरबीसी का निर्माण देखा जाए तो लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणावस्था में देखा जाए तो आरबीसी का निर्माण प्लीहा में भी होता है। प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, और यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। ये दो ऐसे पार्ट हैं हमारे शरीर के, अंग हैं, जहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का निर्माण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। आरबीसी का निर्माण एडल्ट स्टेज में, वैक्स अवस्था में रेड बोन मैरो में होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब चाइल्ड गर्भ में होता है या माँ के पेट में होता है तो उस समय स्प्लीन और यकृत में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का लाइफ साइकिल की बात की जाए तो लगभग 120 दिन ये कोशिकाएं जिंदा रहती हैं, और आरबीसी में एक प्रकार का, विशेष प्रकार का एक वर्णक होता है जिसको हम हीमो वर्णक कहते हैं। हीमो प्लस ग्लोबिन, यहाँ पर आपको समझा दें, हीमोग्लोबिन, हीमो एक वर्णक है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में घुला होता है। इस हीमो वर्ण की वजह से ही आरबीसी का रंग लाल होता है और हमारे ब्लड का रंग भी लाल होता है। इस हीमो वर्ण की वजह से हीमोग्लोबिन आरबीसी में घुला होता है, न कि डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में ये हीमोग्लोबिन नहीं होता, प्लेटलेट्स में नहीं होता, इसलिए ये सफेद रंग की कोशिकाएं हैं, और ये इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए रेड लाल रंग की कोशिकाएं हैं। तो आरबीसी में हीमो वर्णक होता है और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है, इसका मुख्य कार्य की बात की जाए, ये फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, श्वसन के माध्यम से जो भी गैसें हमारे फेफड़ों तक पहुंचती हैं, उसमें ब्लड में घुल करके ऑक्सीजन पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती हैं, और कोशिकाओं में उत्पन्न हुआ CO2 यही हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके फेफड़ों तक आता है और हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो CO2 शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, O2 एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और ये कार्य पूरा करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जिस व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उसमें थकान सी महसूस होती है, शरीर कमजोर सा महसूस होता है, सुस्ती सी रहती है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवयव होता है। तो इस प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र में ब्लड के विषय में आरबीसी की बात की है, हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो व्हाइट ब्लड कॉर्पस है, ल्यूकोसाइट्स है। अब आरबीसी की एक पॉइंट और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आरबीसी कोशिकाएं कितनी लगभग होती हैं, तो ये 45 से 55 लाख सेल्स प्रति ml ब्लड में इनकी मात्रा होती है। तो याद रखेंगे, प्रति ml ब्लड में प्रति 100 ml ब्लड में इनकी मात्रा देखा जाए तो 45 से 55 लाख सेल्स तक आरबीसी होती हैं। अगर ये कहा जाए कि ब्लड में कौन सी कोशिकाओं की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आरबीसी कोशिकाओं की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके बाद देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी जो है, इसकी मात्रा लगभग
9000 तक होती है, 9000 सेल्स प्रति 100 ml ब्लड में। और प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इनकी मात्रा लगभग 1 से 1.5 लाख कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे ज्यादा आरबीसी की मात्रा, उसके बाद प्लेटलेट्स की मात्रा, और सबसे कम डब्ल्यूबीसी की मात्रा होती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो होता है वो वाइड ब्लड कार्पल्स में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में होता है, सफेद अस्थि बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। और ये डब्ल्यूबीसी जो होता है इनमें केंद्रक नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात की जाए तो ये लगभग 1 सप्ताह तक जिंदा रहते हैं। 1 सप्ताह तक जिंदा रहते हैं डब्ल्यूबीसी, और इनमें केंद्रक नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये 2 ऐसी सेल्स हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं, रोगों से लड़ने, शरीर में इम्यूनिटी पावर को जन्म देती हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं, और किसी प्रकार का रोग ना हो, और यदि रोग हो जाता है तो उनसे लड़ने में ये सैनिक का काम करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 सप्ताह लगभग होता है। इनकी मात्रा लगभग 9000 सेल्स होती हैं। और प्लेटलेट्स की बात की जाए तो ये भी सफेद रंग के होती हैं, और इनका निर्माण प्लीहा में होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण प्लीहा में होता है, यकृत में भी होता है। और आपको बता ही चुके हैं 1 से लगभग 1.5 लाख थ्रोम्बोसाइट्स अर्थात प्लेटलेट्स हमारे शरीर में होती हैं। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, डेंगू एक प्रकार का फीवर होता है, डेंगू बुखार, यदि डेंगू मच्छर काट लेता है तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है, कमजोरी आने लगती है। तो प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनका जीवन का लगभग 2 से 4 दिन तक होता है। हमारे शरीर में ये कोशिकाएं जिंदा रहती हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि इन कोशिकाओं का निर्माण रेगुलर से होता रहता है, प्रति सेकंड ये कोशिकाएं बनती रहती हैं और मरती रहती हैं। तो आरबीसी की मृत्यु अगर देखा जाए तो कहाँ होती है, एक प्रश्न ये बनता है। तो प्लीहा जो होता है, प्लीहा जिसको हम स्प्लीन कहते हैं, वहां पर आरबीसी की मृत्यु होती है। या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान किस अंग को कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये रक्त के भागों के विषय में आज हम चर्चा किए हैं। आज हम ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए आज केवल हम रक्त के पार्ट के विषय में चर्चा करें हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी का भाग जो होगा उसमें हम रक्त नलिकाएं, हृदय और लसिका तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।